कहाँ तक होता लॉन्ग फॉर्म ऑफ टेबल बना लिए हैं। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल represented by range improved by Werner in modern form by Bury represented by Bury। तो वर्नर के द्वारा सुधार किया गया, रेंज ने प्रस्तुत किया, वर्नर ने सुधार किया और आधुनिक रूप में प्रस्तुत इसको बरी ने किया। यहां पर एलिमेंट आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर आर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ध्यान दो, इस टेबल में एलिमेंट को इस तरह से रखा गया है कि हर पिछला तत्व मतलब एटॉमिक नंबर के बढ़ते क्रम में कि हर पिछला एलिमेंट हर अगला एलिमेंट अपने पिछले वाले से एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा रखता है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे हम कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे रखा गया है। चार्ट रिप्रेजेंटेशन एकदम शॉर्ट में लिख रहे हैं। ऑफ बोर्स चार्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ऑफ बाउ प्रिंसिपल को अगर चार्ट से रिप्रेजेंट करें तो टेबल बन जाएगी। एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ बोर्स क्लासिफिकेशन। बोर्स क्लासिफिकेशन को एक्सटेंडेड फॉर्म है। इट हैज 18 वर्टिकल ग्रुप and 7 horizontal period। (18 vertical group and 7 horizontal period। चार ब्लॉक हैं एस पी डी एंड एफ। इनका बेसिस है पोजीशन ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन। इन टाइप ऑफ सबसेल। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन किस टाइप के सबसेल में है
इस बेस पर टेबल को 4 पीरियड में डिवाइड किया गया है, ESP 4 ब्लॉक में, ESPDF। तो अगर अंतिम निपटान एस सबसेल में है तो एस ब्लॉक, पी में है पी ब्लॉक, डी में है डी ब्लॉक एंड एफ सबसेल में है तो एफ ब्लॉक। तो अंतिम निपटान की पोजीशन क्या है, इसके आधार पर टेबल को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। हाँ, यहां पर हमने रिमूव कर रहे हैं इसको। आपको आगे कहा गया था कि आप टेबल बना लेंगे, हम ये मान के चलने कि आप बना लिए हैं, बनाए या नहीं वो आपकी मर्जी, ठीक है। तो हम जल्दी से बना के फिर इसको आपको समझा रहे हैं। तो यहां पर ध्यान दें, बना लिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं बनाए तो और अच्छी बात है। तो यहां पर ध्यान दें, ये 1, ये 2, 3, 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये 12, यहाँ पर 13, 14, 15, ये 16, 17, ये 18। पीरियड नंबर ये 1 है, ये 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, ये इसको एस ब्लॉक कहेंगे, इसको डी ब्लॉक कहेंगे, ये पी ब्लॉक हो गया, और यहां पर हो जाएगा एफ ब्लॉक। ये ध्यान दें, जो आज ग्रुप नंबर 1 है, पहले फर्स्ट ए हुआ करता था, सेकंड ए हुआ करता था, ये थर्ड बी, फोर्थ बी हुआ करता था, ये फिफ्थ बी हुआ करता था, 6 बी, 7th बी, ये ग्रुप नंबर 8 हुआ करता था। ये फर्स्ट बी और ये सेकंड बी हुआ करता था। ये थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, 6 ए, 7th ए 0 हुआ करता था। यहां पर ध्यान दें, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये फ्रांसियम है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम, यहाँ पर स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल। अगर ध्यान दें तो ग्रुप नंबर 8 है, यही मेनली ट्रांसन ट्राइड कहे थे, इसी में रखे गए हैं। यहाँ पर कॉपर और यहाँ पर जिंक हो गया। यहाँ पर बोरान, कार्बन,
नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यहाँ पर नियान, ये हीलियम, यहाँ पर आर्गन, क्रिप्टन, जीनान, रेडान, यहाँ पर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, यहाँ पर फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, एंटीमनी हो जाएगा। बिस्मथ, सिलिकन, जर्मेनियम, टिन, लेड, यहाँ पर एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, यहाँ पर कैडमियम, मरकरी, यहाँ पर सिल्वर, यहाँ पर गोल्ड, यहाँ पर प्लेडियम, प्लेटिनम, रोडियम, इरिडियम, र्यूथीनियम, ऑस्मियम, टीसी, आरई, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, नायोबियम, टैंटनम, जर्कोनियम, हैफनियम, एक्ट्रियम, लैंथनम। ये 89 एक्टिनियम है, एक्टिनियम। यहाँ पर UnQ, ये 104 होगा, UnP, UnH, UnS, UnO, UnE, UUN, UUU, UUV, UUT, UUQ, UUP, UUO, UU7 है ना, यस, ये H होना चाहिए, HS, और यहाँ पर UUO हो जाएगा। यहाँ पर 58 सेरियम, से 71 ल्यूटेनियम, 90 थोरियम, से 103 लॉरेंसियम। अब ये ध्यान देना भैया, ये 57 है और ये 72 है, तो इसके बीच में जो 14 एलिमेंट है ये माना गया कि यहीं पर रखा गया है, और ये 14 एलिमेंट का जो डिफरेंस है माना गया कि यहाँ पे रखा गया है। ये हो गया। अब एसपीडीएफ ब्लॉक पढ़ा दिए, बता दिए। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान दिया जाए इस टेबल के बारे में। टेबल बन गई, यहाँ पर ध्यान दें, अगर हम लोग तो यहाँ पर ऐसे एक लाइन खींच रहे हैं, बात समझ आ रही ना, इसको ऐसे सर्कल कर दिए। अब यहाँ पर ऐसे ये चीज ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, हीलियम, आर्गन, क्लोरीन, क्रिप्टन, जीनान, रेडान, और यहाँ पर हाइड्रोजन। यहाँ पे अगर हम लोग आए तो अब
यहां पर ये मेटलॉइड है, इधर नॉन मेटल है, इधर मेटल है, ये लिक्विड है, और यहां पर ये जो गोला है आपका ये गैस है। साथ में ना ये टेबल आपकी बन गई, टेबल आपकी भैया बन गई। अब देखें बेटा, यहाँ पे आगे की बात अगर हम लोग करना चाहें तो जो चीजें लिखाया गया है उसके बारे में चर्चा करें, कि बस जितने पॉइंट लिखा है उनको पहले समझा दें फिर आगे बढ़ते हैं। कि एलिमेंट को एटॉमिक नंबर के बढ़ते क्रम में रखा गया। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 2, हीलियम का 1, हीलियम का 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 हो जाएगा एटॉमिक नंबर के बढ़ते क्रम में। इसके बाद कहा गया कि ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इस तरह से रखा गया है कि हम कह सकते हैं कि हर अगला एलिमेंट पिछले से 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा रखता है, या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर रखा गया है। तो अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात हम लोग करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s1, इसका क्या हो जाएगा 1s2, क्या हो जाएगा भैया 1s2, यहाँ पर 2s1, 2s2, यहाँ पर 2p126, p1, p2, p3, 4, 5, 6 हो जाएगा ना। यहाँ पर क्या लिखने वाले हो 3s1, 3s2, 3p126, ठीक है। यहाँ पर 4s1, 4s2, 3d1 to 10, 4p126, 5s1, 5s2, 4d1 to 10, 5p126, 6s1, क्या लिखने वाले हो यहाँ पर 6s1, और यहाँ पर क्या लिखोगे 6s2, यहाँ पर क्या लिखो बेटा, हाँ देखो 6s के बाद यहाँ पर 4f आ जाना चाहिए, क्या आना चाहिए, और जाओ ये 5d1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5d1। अब ये जाएगा 4f1 से 14, अब ये देखो 14 भर जाएगा तो d1 यहाँ पर फिर क्या जाएगा 5d2 to 10, यहाँ पर 6p126, 7s1, 7s2, अब यहाँ पर 6d1, और यहाँ पर अब ये 5f1 से 14 भर जाएगा तो d1 हो चुका ना, अब ये 6d2 to 10, अब यहाँ पर 7p126 हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अच्छा, आपने कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस इज चार्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाउ प्रिंसिपल। तो आप बाउ प्रिंसिपल आपको कैसे लिखना सिखाए थे, यहाँ पर देखो 1s, ये 2s 2p, 3s 3p, 4s 3d 4p, ऐसे तो आए थे, बस ऐसे सीधे लिख दिए थे। 5s बोलो बेटा 4d 5p, 6s यहाँ पर क्या बताए थे 4d, सॉरी 4d नहीं 4f, 4d नहीं है बल्कि क्या है f है, तो 4f 5d 6p, यहाँ पर क्या बेटा 7s 5f 6d 7p। ये ध्यान दो, आपको बताया गया था कि यहां तक जो हम लोग भर चुके होंगे तो ये 54 जीनान होगा, और बोले थे कि आज आप रिवाइज करके थोड़ा सा आइएगा, तो यहाँ पर 54 जीनान भरा जा चुका होगा, ये जीनान 54, ये हो जाएगा 56, ये क्या हो जाएगा 56, ये, और ये 57 वाला कहां जाना चाहिए एफ में, लेकिन बताया गया था 57 ये यहाँ पर एक एक्सेप्शनल केस है, 57 यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पर 58 से लेकर 71 तक जाएगा, है ना।
और वही चीज यहाँ पर तो आ जाता है 89 यहाँ पे जाएगा, जबकि 89 जाना, सॉरी 89 डी में जाएगा, जबकि जाना चाहिए था एफ में। तो एक्सेप्शनल केस है जो यहाँ पे। तो ध्यान दो, इसी तरह से आपको आप बाउ प्रिंसिपल बताए थे हम, और यही आप बाउ प्रिंसिपल को जो हॉरिजॉन्टल लिखे थे वैसे में लिखे वर्टिकल लिख दें तो ये टेबल बन गई। देखो 1s इधर और उधर, ये 2s उधर वाला 2p, 3s 3p, 4s 4p, भाई 4s 4p के बीच में 3d, 5s 5p के बीच में 4d, 6s 6p के बीच में 5d। ठीक है, यहाँ पर 7s 7p के बीच में क्या हो जाएगा, 6d हो जाएगा, और बीच बीच में एक f आ जाएगा। वैसे तो रखना सिखाए थे, तो हम कह सकते हैं दिस इज चार्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अबाउ प्रिंसिपल। फिर आपसे कहा गया एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ बोर्स क्लासिफिकेशन। बोर ने एलिमेंट को 4 कैटेगरी में क्लासिफाई किया था, कौन कौन से, इनर्ट, नॉर्मल, मतलब नोवेल, नॉर्मल, ट्रांजिशन और इनर्ट ट्रांजिशन। तो एस और पी ब्लॉक वाले नॉर्मल हैं, डी ब्लॉक वाले ट्रांजिशन है, एफ ब्लॉक वाले इनर्ट ट्रांजिशन है, और इसी में नॉर्मल वाले में ही एक ग्रुप ऐसा है जो क्या हो गया है, इनर्ट हो गया है। एक ग्रुप ऐसा है जो क्या हो गया है, इनर्ट हो गया है। अच्छा, अब ध्यान देना, ये समझा दिया आपको कि एटॉमिक नंबर के बढ़ते क्रम में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बेस पे अबाउ प्रिंसिपल का चार्ट रिप्रेजेंटेशन है, या बोर क्लासिफिकेशन का एक्सटेंडेड फॉर्म है, ये सब जितना बताया उतना समझा दिया है। अब यहाँ पर ध्यान दें, एस मतलब 4 ब्लॉक में कैसे डिवाइड किया गया है। देख लो, ये एस ब्लॉक लिखे हो ना, सारे एलिमेंट देखो एस 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 वाले हैं, ये सारे एलिमेंट क्या है, डी वाले, देख लो डी ब्लॉक। इधर देखो तो अंतिम स्थान कहाँ गया, पी में, तो ये पी ब्लॉक हो गया। ये अंतिम स्थान कहाँ गया, एफ में, तो ये ब्लॉक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते समय अंतिम स्थान किस सबसेल में जा रहा है, उस ग्राउंड पे हम लोग क्या करते हैं, इसको 4 ब्लॉक एस पी डी एफ में क्लासीफाई किए हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान दो बेटा, ये ग्रुप नंबर 1 भी लिखा गया है, फर्स्ट ए भी लिखा गया है, 2 सेकंड ए लिखा गया है। मतलब जो आज फर्स्ट है कभी फर्स्ट ए हुआ करता था, जो सेकंड है सेकंड ए हुआ करता था, जो थर्ड है थर्ड भी हुआ करता था, फोर्थ भी, 5 फिफ्थ भी, 6 भी हुआ करता था, 7 सेवंथ भी हुआ करता था। और ये ग्रुप नंबर 8 पहले ग्रुप नंबर 8 9 10 पहले ग्रुप नंबर 8 हुआ करता था। भैया कहाँ नहीं पे मस्त हुआ है, हफ्ते 10 दिन बाद तुम लोग दिखते भी हो तो उसके बाद सो जाओ आराम से। ठीक है, तो ये है मतलब कंपेयर किया गया। ऐसे देखो, जैसे मान लो इसको ए और इस साइड को बी, ऐसे तो पहले ये ऐसे हुआ करता था, अब ऐसे स्लिप कर दिया गया है, तो ए एक साइड में हो गया है और बी एक साइड में हो गया है। तो ये है। लिमिटेशन की बात करें तो 5 लिमिटेशन। हाइड्रोजन की पोजीशन अभी भी सही नहीं, मेटल है, नॉन मेटल के साथ रख दिया गया है। ठीक है, मेटल है कहां रख दिया गया है, नॉन मेटल के साथ, पोजीशन सही नहीं है। और कमियां क्या है, एटॉमिक नंबर के बेस पे बात करें तो केवल 56 तक ही सही है, उसके बाद ये फिट नहीं बैठ रहा, 57 डी में चला गया, जाना कहां पे था, एफ में। ठीक है, तो 57 तक ही सही, उसके बाद फिर सही नहीं बैठता। ठीक है, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड को आज भी टेबल में शामिल नहीं किया जा सकता है। कितने पॉइंट हो गए, 3 5 हैं। ठीक है, एक जो कमी पहले नहीं हुआ करती थी, अच्छा हीलियम एस ब्लॉक का एलिमेंट है, अंतिम स्थान कहां गया है, एस पी में रख दिया गया है, तो हीलियम एस ब्लॉक का एलिमेंट है जिसे पी ब्लॉक में रख दिया गया है। चौथी और पांचवी जो सबसे जबरदस्त कमी है, जो अभी तक नहीं थी, यहां आके डिमेरिट में आ गई। कौन, कल आपको अगर ध्यान हो तो लिखाया था कि मैक्सिमम बैलेंसी ऑफ द एलिमेंट इज इक्वल टू ग्रुप नंबर, लिखाया था ना। इसमें किसी भी एलिमेंट की ग्रुप की, किसी भी एलिमेंट की बैलेंसी 13 14 15 16 17 18 नहीं होगी, 11 12 10 8 9 नहीं होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग ग्रुप नंबर के बेस पर अब बैलेंसी नहीं बता पाएंगे, जो पहले बता लिया करते थे। ग्रुप नंबर के बेस पर अब बैलेंसी नहीं बता पाएंगे, जो पहले बता लिया करते थे। ठीक है, तो ये हो गया। आगे यहां पर ध्यान दो, और क्या है, मेरिट में ये है कि एलिमेंट को एटॉमिक नंबर के बढ़ते क्रम में रखा गया कि जो ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी, मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, एक मेरिट। दूसरा, जो मेटल है, ये मेटल है, देखो यहां से यहां तक पूरा मेटल है, इधर
ये मेटेलॉइड हैं और ये नॉन मेटल हैं। मेटल, मेटेलॉइड एंड नॉन मेटल आर क्लियरली सेपरेटेड। दूसरी प्रॉपर्टी, ट्रांजिशन का मतलब होता है इन बिटवीन, एस और पी ब्लॉक के बीच की प्रॉपर्टी रखते हैं, दोनों के बीच में रखा गया है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट को एक डेफिनेट प्लेस दिया गया जो पिछले टेबल में पूरे पीरियोडिक टेबल में डिस्ट्रीब्यूटेड थे। ठीक है, और कितना हो गया, 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया एसपीडीएफ। तो पहले हम लोग 9 ग्रुप पढ़ते थे, अब 4 ब्लॉक पढ़ रहे हैं, तो 9 ग्रुप के कंपेरिजन में 4 ब्लॉक ज्यादा इजी हो गया है, तो स्टडी बिकम मोर इजी। और लास्ट एप्लीकेशन सारी है कि ग्रुप नंबर में डिफरेंस कितना है, इसके बेस पर हम लोग आयनिक कैरेक्टर बता पाएंगे। ग्रुप नंबर में डिफरेंस, जैसे कोई एलिमेंट कंपाउंड बनाया, जुड़ा तो कंपाउंड बनाएगा। अब ग्रुप नंबर में डिफरेंस जितना ज्यादा होगा आयनिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। जैसे NaCl ले लो, Na ग्रुप नंबर कितना है, यहाँ पर 1 है और Cl का कितना है 17, डिफरेंस कितने का है 16। MgCl2 ले लिया जाए, ग्रुप नंबर 2 और Cl का कितना भैया 17, तो अंतर कितने का है 16 का, 15 का, अंतर कितने का है 15। तो 16 और 15 दोनों डिफरेंस ज्यादा हैं, तो ज्यादा है तो दोनों आयनिक हैं। लेकिन 16 वाला डिफरेंस ज्यादा है तो 16 ज्यादा आयनिक है, 15 वाला डिफरेंस कम है तो 15 कम आयनिक है। तो इसका मतलब ग्रुप नंबर में डिफरेंस के बेस पर हम लोग आयनिक कैरेक्टर भी बता सकते हैं। तो चलो अब हम लोग बात करते हैं, एक एक ब्लॉक की बात करते हैं। एस ब्लॉक है, लेंगे एस ब्लॉक। एस ब्लॉक, तो एस ब्लॉक भैया, एस ब्लॉक में क्या हो जाएगा, यहां पर एस ब्लॉक ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लास्ट को हम लोग आर डिफरेंशिएटिंग बोलते हैं। डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन enter in S subshell of outermost shell। ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर बोला जाए तो n माइनस, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोला जाए भैया तो n S122 includes element of group number 1 and 2। ग्रुप नंबर 1 और 2 के एलिमेंट को इंक्लूड करेगा। यहां पर ध्यान बेटा, ये सीजियम एंड फ्रांसियम लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, फ्रांसियम and radium is radioactive। Radium most powerful radioactive element। तो अगर आपसे कहा जाए मोस्ट पावरफुल रेडियोएक्टिव एलिमेंट किस ब्लॉक में है, किस ब्लॉक में है, एस ब्लॉक में। किस ग्रुप में है, सेकेंड ग्रुप में। किस पीरियड में है, 7th पीरियड में। ठीक है, फ्रांसियम लिक्विड रेडियोएक्टिव, ये बीटा इमिटर है। फ्रांसियम एंड ट्राइटियम, ऐसे लिखने पर तो गलत हो जाएगा, सीधे लिख देते हैं।
फ्रांसियम एंड ट्राइटियम। अभी हमें लगता है 2-3 साल पहले ट्राइटियम, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बीटा एमिटर, पूछा गया था। ऑप्शन में फ्रांसियम नहीं था, वहां पर ट्राइटियम था। इज बीटा एमिटर। बीटा एमिटर का मतलब जो केवल बीटा रे इमिट करते हो, जो केवल क्या करते हो, बीटा रे इमिट करते हो, उनको कहेंगे बीटा एमिटर। तो कुछ भी पूछ सकता है, कभी भी पूछ सकता है, बीटा एमिटर। ड्यू टू वेरी लेस आयोनाइजेशन एनर्जी, पोटेशियम एंड सीजियम is used in photoelectric cell. Also, due to less ionization energy, S block element develop characteristic color to the flame. Characteristic color to the flame. Except hydrogen, beryllium and lithium, no, sorry, magnesium. Except hydrogen, beryllium and magnesium. तो हाइड्रोजन, बेरिलियम और मैग्नीशियम को छोड़कर बाकी जो होंगे मतलब क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक कलर डेवलप करेंगे कहां पर, फ्लेम में। ठीक है, यहां पर क्यों डेवलप नहीं करेंगे, हैज हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है, ये इसलिए कलर डेवलप नहीं करेंगे। आगे चलें। तो ये सब हर सभी लाइन अपने में किसी न किसी क्वेश्चन का आंसर है, सर भैया तो याद रखिएगा। यहां पर आपको आगे बताना है वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होगा यहां पर। अगला their ammonia solution is blue colored reducive and conductive due to presence of
अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, which is paramagnetic, which is पैरामैग्नेटिक। यहां पर ध्यान दो, जैसे सोडियम है, यहां पर अमोनिया में डाला गया, तो यहां पर बल्कि ऐसे लिखा जाए अमोनिया में जब इसको डालेंगे तो यहां पर हम अमोनिया के लिए ऐसा लिख रहे हैं X प्लस वाई अमोनिया लिख रहे हैं। तो यहां पर Na, यहां पर अमोनिया, यहां पर प्लस और यहां पर X लिख दिए प्लस E, यहां पर अमोनिया वाई, यहां पर माइनस लिख दिए। इसको कहेंगे अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। क्या कहेंगे भैया? अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। अच्छा, यहाँ पर ये X प्लस वाई अमोनिया क्यों लिखा गया? यहाँ पर Na जो है इसको आप Na प्लस प्लस E माइनस लिख सकते हो ना। तो अब Na प्लस को अमोनिया ने सराउंड किया और E माइनस को अमोनिया ने सराउंड किया, तो यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स टाइप में बन गया। ये ध्यान दे रहे हैं ना, तो ये चीज है। तो इसी इलेक्ट्रॉन को लोग क्या कहेंगे? अमोनिएटेड। ये पैरामैग्नेटिक होता है। अच्छा, अगर हम लोग सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट लेते हैं, अब यहाँ पर ध्यान दो, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पर लिक्विड अमोनिया सोडियम ऐसे लिखेंगे। लिक्विड अमोनिया क्या लिखेंगे? सोडियम ऐसे रिड्यूसिंग एलिमेंट लेंगे, बहुत सारे यहाँ पर रिडक्शन करेगा ये, ठीक है। तो अब हम लिक्विड अमोनिया सोडियम लेके ही पढ़ाएंगे, लेकिन अगर बुक में पोटेशियम मिल जाए, रुबिडियम मिल जाए, तो वहां पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। फ्रिक्वेंटली सोडियम लिखा होता है, लेकिन अगर मान लो आपके उसको चेक करना चाहे कॉन्सेप्ट को, तो यहाँ पर अगर सोडियम जगह पे पोटेशियम का दिया गया तो वही काम होगा जो यहाँ पे सोडियम के द्वारा हुआ था। हाँ, कंसंट्रेशन अगर बढ़ा दिया जाए, कंसंट्रेशन क्या कर दिया जाए? बढ़ा दिया जाए, तो ये जो पैरामैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन है, स्पेशली सेकंड ग्रुप में ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ क्लस्टर, और कलर हो जाएगा ब्रांज। तो नोट करके लिखिएगा, इन सेकंड ग्रुप, in second group on increasing concentration, in second group on increasing concentration ammoniated electron become paramagnetic, sorry, become diamagnetic. Ammoniated electron become diamagnetic due to formation of cluster, due to formation of cluster and color become branch. कलर बिकम ब्रांच, कलर ब्रांच हो जाएगा। चलो बेटा, भैया रिमूव कर दे रहे हैं। P block, last are differentiating electron, enter in P subcell of outermost cell, P subcell of outermost cell. Electronic configuration NS2 NP126 includes element of
ग्रुप 13 to 18, ग्रुप 7-8 में 13 to 18, यहां पर ध्यान दो, ये ऐसे था, आपने बनाया था यहां पर 13, 14, 15, 16, 17, 18 लिख लेंगे। all the metalloids and non-metal, all the metalloids and non-metal except hydrogen in P block, all metalloid and non-metal are in, all metalloid and non-metal except hydrogen are in P block, are in P block। तो एक छूट गया है, क्या बोल रहे थे? ऑल मेटलॉइड एंड नॉन मेटल एक्सेप्ट हाइड्रोजन आर इन पी ब्लॉक। ठीक है, तो सभी मेटलॉइड और नॉन मेटल हाइड्रोजन को छोड़कर सभी कहां पे हैं? पी ब्लॉक में हैं। अब लिखिएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर पोलोनियम लिखे रहे होंगे, पोलोनियम एस्टाटीन एंड रेडान और रेडियो एक्टिव। लिख लेगा, पोलोनियम एस्टाटीन एंड रेडान और रेडियो एक्टिव। ये पोलोनियम एस्टाटीन एंड रेडान और रेडियो एक्टिव, पोलोनियम एस्टाटीन एंड रेडान और रेडियो एक्टिव। अच्छा ध्यान देना बेटा, यहां पर इसके पहले है बिस्मथ और इसके पहले क्या है? लेड, इसके पहले थैलियम है। तो ये ध्यान दो, इसका एटॉमिक नंबर है 83 और इसका एटॉमिक नंबर है 84। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहां से स्टार्ट होते हैं? कहां से स्टार्ट होते हैं? 84 पोलोनियम से। कहां से स्टार्ट होते हैं? 84। किस ब्लॉक से शुरुआत होती है? पी ब्लॉक से। किस ग्रुप से शुरुआत होती है? 16 ग्रुप से। जैसे यहां पे क्या है कि हर पॉइंट पे ध्यान रखना, क्वेश्चन क्या पूछ लेगा, समझ रहे हो ना? अब इतने सारे जितना हम पूछ रहे हैं उतना क्वेश्चन करा भी नहीं पाएंगे, लेकिन आपको इन चीजों पर ध्यान रखना है कि स्टार्ट कहां से होते हैं। तो एकदम कंफर्म है, पूछने का पूछ सकता है। ठीक है, तो 84 पोलोनियम से। ठीक है, स्टेबल एलिमेंट कहां पे खत्म हो जाते हैं? 83 बिस्मथ पे। कहां पे खत्म हो जाते हैं? 83 बिस्मथ पे खत्म हो जाते हैं। इसके बाद के सारे जो एलिमेंट है वो क्या है? रेडियो एक्टिव हैं। ठीक है। अच्छा, इस पीरियोडिक टेबल मतलब पीरियोडिक टेबल में टोटल 11 गैसियस एलिमेंट हैं, जिसमें से 10 किसमें है? 10 किसमें है? पी ब्लॉक में। तो लिख लेगा, पीरियोडिक टेबल है टोटल 11 गैसियस एलिमेंट, आउट ऑफ व्हिच बोलो बेटा, टोटल 11 एलिमेंट आउट ऑफ व्हिच 10 in P block, out of which 10 in P block। तो 10 P block में है। लिख लेगा, ब्रोमीन is liquid non-metal at room temperature। Bromine is liquid non-metal at room temperature। Bromine is liquid non-metal at room temperature। हो गया? आगे, गैलियम remains liquid from, बोलना, remains liquid from 30 डिग्री सेल्सियस टू 2000 डिग्री सेल्सियस। 30 डिग्री सेल्सियस टू 2000 डिग्री सेल्सियस। So it is used in high temperature thermometry।
हाई टेम्परेचर थर्मोमेट्री। तो गैलियम जो है 30 डिग्री सेल्सियस से 2000 डिग्री सेल्सियस तक क्या रहता है, लिक्विड स्टेट में रहता है, इसलिए इसका यूज हाई टेम्परेचर थर्मोमेट्री में करते हैं। ध्यान दो, अगर आपसे पूछा जाए कौन सा पीरियोडिक टेबल का कौन सा ग्रुप है जिसमें एलिमेंट सभी फिजिकल स्टेट में पाए जाते हैं, तो ग्रुप नंबर 17। ये देख लो, दोनों गैस हैं, ये लिक्विड है, ये दोनों क्या हैं, सॉलिड हैं। तो लिख लेंगे ग्रुप नंबर 17 इंक्लूड एलिमेंट इन ऑल फिजिकल स्टेट। Element 17 include element in all physical state like solid, liquid and gas. All physical state like solid, liquid and gas. लिख लेंगे एलिमेंट ऑफ पी ब्लॉक रिप्रेजेंट वेरिएबल वैलेंसी। एलिमेंट ऑफ पी ब्लॉक रिप्रेजेंट वेरिएबल वैलेंसी। ब्रैकेट में लिख लेगा एक्सेप्ट सेकेंड पीरियड एलिमेंट। एलिमेंट ऑफ पी ब्लॉक रिप्रेजेंट वेरिएबल वैलेंसी, ब्रैकेट में लिख लेगा एक्सेप्ट सेकेंड पीरियड एलिमेंट। एक्सेप्ट सेकेंड पीरियड एलिमेंट, वेरिएबल वैलेंसी एक्सेप्ट सेकेंड पीरियड एलिमेंट। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बैकेंड डी ऑर्बिटल, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बैकेंड डी ऑर्बिटल इन बैलेंस सेल, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बैकेंड डी ऑर्बिटल, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बैकेंड डी ऑर्बिटल इन बैलेंस सेल। तो बैलेंस सेल में बैकेंड डी ऑर्बिटल होने के कारण ये क्या करेंगे, वेरिएबल बैलेंसी शो करेंगे। ध्यान देना, इधर ध्यान दो, वेरिएबल बैलेंसी कौन नहीं शो करेगा, ये सेकंड पीरियड वाले कोई भी शो नहीं करेंगे, तो ये वाले शो करेंगे। अब जैसे यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फास्फोरस की। ध्यान दो, यहाँ पर आपका ये फास्फोरस है, 15 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 8, ये क्या हो जाएगा 5। ऐसे करो जिसका एटॉमिक नंबर 10 से ज्यादा होगा वो वेरिएबल बैलेंसी शो कर सकता है। 10 से ज्यादा होगा तो तुरंत तीसरे पीरियड में आ जाएगा। बात समझ गया? तो ये चीज, अब यहाँ पर ये पहला पीरियड, दूसरा है क्या हो जाएगा तीसरा, 3s2 3p3, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3d0। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये चीज आपको केमिकल बॉन्ड में भी पढ़ाया गया था। केमिकल बॉन्ड बताया था कि नहीं बताया था? ये ध्यान देता। अब ये 3, यहाँ पर ये मान लो ये जैसे है, ये 3 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर अनपेयर्ड, तो ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या करेंगे, ये मान लो शेयर के बॉन्ड बनाए हैं, तो ये हो गया Cl, क्या हो गया बेटा Cl, ये PCl3 हो गया। अब ये जब जुड़ेंगे तो एनर्जी एक्साइट करके यहाँ पे आ जाएगी, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। तो अब एक इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे आ जाएगा तो अब ये क्या हो जाएगा, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। ये यहाँ पर 3 पहले बॉन्ड बना ही चुके हैं और यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया है, ठीक है। तो अब ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या किए, बॉन्ड बना लिए। अब कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने वाले हो गए 5, तो क्या बन गया भैया 5, तो ये हो जाएगा PCl5। समझ रहे ना? तो ये PCl3 हो गया और यहाँ पर क्या हो गया PCl5 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे कहा जाए PCl5 बनता है, ठीक है, लेकिन PnCl5 नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? तो बैकेंड डी ऑर्बिटल नहीं है। अब आउटर मोस्ट शेल में 2 4 6 8 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो जब आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो कहा जाएगा कि आर्कटेक एक्सपेंड कर लिया। आर्कटेक क्या कर लिया, एक्सपेंड कर लिया, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये बन रहा है, और जो एक्सपेंड नहीं कर पाएगा वो
नहीं बनाएगा। और कब एक्सपेंड नहीं कर पाएगा भैया? जब बैक एंड डी ऑर्बिटल नहीं होगा। तो अब यहां पर ध्यान दो, यहां पर अगर आपसे कहा जाए, यह देखना, यहां पर PCl5 बनता है, NCl5 नहीं बनता। absence ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, absence ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं बनता। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर ध्यान देना बेटा, इसके बाद so octet cannot be expanded, so octet cannot be expanded। और यहां पर SF6 बनता है, OF6 नहीं बनता, OF4 नहीं बनता। डी ऑर्बिटल क्या है? डी ऑर्बिटल एब्सेंट है। ऑक्टेट नॉट एक्सपेंडेड, ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं हो पाएगा। ठीक है। अच्छा, इधर देखो, यहां पर ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं होगा। यहां पर PI5 PCl5 बनता है, PI5 नहीं बनता, PI5 नहीं बनता। तो यहां पर दो कारण बता सकते हो, हमें बोलने दो या तुम्हें पढ़ा लो। दो कारण बता सकते हो बेटा। एक तो यहां पर आयोडीन की साइज बड़ी है, हिंड्रेंस ज्यादा है। दूसरा ये कि आयोडीन यहां पर क्या हो जाएगा, जैसे यहां पर 3 Cl जुड़ा, 3 आयोडीन जुड़ेगा तो PI3 तो बन गया, लेकिन आयोडीन के जुड़ने से इतनी एनर्जी नहीं रिलीज होगी कि ये NS या 3s इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके, अनपेयर कर सके। तो दो रीजन में जो भी ऑप्शन होगा वो आपका क्या होगा, सही होगा। तो यहां पर ड्यू टू क्या बोलेंगे, लार्जर साइज of iodine, steric hindrance is high, steric hindrance is high। और क्या होता, also on combination of iodine energy is insufficient to unpair 3s इलेक्ट्रॉन। यहां पर PCl5 बनता है, PH5 नहीं बनता। अब यहां पर H की साइज तो बड़ी नहीं है, H की साइज बड़ी, तो क्या आंसर देंगे, सेकंड वाला, एनर्जी वाला। एनर्जी इनसफिशिएंट, एनर्जी क्या है, इनसफिशिएंट। यहां पर एक ही आंसर होगा, यहां पर एनर्जी इनसफिशिएंट का आंसर होगा। बात समझ गया? फिर से सुन लो, फिर से सुनो। सेंटर आइटम डिफर कर रहे हैं, S है, ऑक्सीजन है, P है, M है। एक बनता है, दूसरा नहीं बनता, एक बनता है, दूसरा नहीं बनता। क्यों नहीं बनता भैया? ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं कर पा रहा है। सेंटर आइटम सेम है, एक बनता है, दूसरा नहीं बनता। तो या तो आपका आंसर होगा इस हिंड्रेंस वाला, और या तो आंसर होगा एनर्जी वाला। तो अगर साइज बड़ी है तो वहां हिंड्रेंस और एनर्जी दोनों आ जाएंगे। साइज छोटी है तब वहां पर किसका कॉन्सेप्ट देंगे, एनर्जी का कॉन्सेप्ट। आगे चलें बेटा, इधर आगे बढ़ा दें इसको। यहां पर इधर देखना, PCl5 ये सॉलिड,
PCl5 सारी जगह लिया जाए तो यहां पर ये PCl4 प्लस और PCl6 माइनस बनाता है। PBr5 सॉलिड लिया जाए तो PBr4 माइनस प्लस और Br प्लस बनाता है। वाई ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस PBr6 minus is not formed. तो अगर आपसे PCl5 ऐसा बनाता है कि PBr5 ऐसा एग्जिस्ट करता है तो आप क्या कहेंगे कि जहां पर ध्यान दो सेंटर एटम सेम है, एक बना दूसरा नहीं बना, तो इसका एक ही मतलब होगा कि साइज बड़ी है और हिंड्रेंस ज्यादा है। केवल एच वाले को छोड़कर वहां पर एनर्जी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है, वहां पर एच की साइज क्या है, छोटी है। यहां पर रिमूव करें, नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज N2, फास्फोरस एज P4, ड्यू टू P पाई बॉन्ड, P पाई बॉन्ड नॉट फॉर्म, P पाई बॉन्ड नॉट फॉर्म। अच्छा, कैसे जानेंगे, ध्यान देना, सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट P पाई बना लेते हैं, इसलिए डाई एटॉमिक बनते हैं। नीचे वाले P पाई नहीं बना पाते, इसलिए डाई एटॉमिक के रूप में एग्जिस्ट नहीं करते। क्यों भैया नहीं बना पाते? साइज बड़ी होने के कारण साइड वाइज ओवरलैपिंग प्रॉपर नहीं हो पाती, और जैसे जैसे नीचे जाएंगे P पाई बॉन्ड की संभावना और घटती जाएगी। ठीक है, तो लिख लेंगे एज ड्यू टू लार्जर साइज साइड वाइज ओवरलैपिंग इज नॉट प्रॉपर। Side-wise overlapping is not proper. Side-wise overlapping is not proper. ठीक है, chance of formation of P पाई bond decreases down the group due to increase in size of atom. Size of atom, यहां पर ध्यान दो, O2 form या ऐसा कहा जाए O exist as O2, sulfur exist as
S8। तो क्या भैया, फॉर्म पी पाई बॉन्ड, नॉट फॉर्म पी पाई बॉन्ड, नॉट फॉर्म पी पाई बॉन्ड। अच्छा, यहां पर ये P4 का जो स्ट्रक्चर है स्ट्रेन टेट्राहेड्रल होगा। स्ट्रेन टेट्राहेड्रल, so less stable and more reactive। यहाँ पर फास्फोरस का वैसे अगर पूछा जाए तो sp3, क्यों भैया, 1 बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर और चौथा क्या है, लोन पेयर। बैलेंसी क्या हो जाएगा, 3। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, 0। S8 की बात करें, S8 ये पक्का स्ट्रक्चर, क्राउन शेप, बैलेंसी 2, ऑक्सीडेशन नंबर 0। क्या यहाँ पर भैया S8 1000 डिग्री सेल्सियस पर S2 ये डायामैग्नेटिक है, ये पैरा है। चला दे भैया, रिव्यू कर रहे हैं। कोवैलेंट कंपाउंड of P block can be hydrolyzed if central atom has vacant d orbital। सेंट्रल एटम है वैकेंट d ऑर्बिटल। यहां पर ध्यान दो भैया, इधर PCl5 है, यहां पर अभी अभी डायग्राम बनाया था आपने। यहां पर फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 15, 2, 8, 5, 3s2, 3p3, 3d0। अब ये ध्यान देना बेटा, ये वैकेंट डी है, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा,
ये एक टाइम जम करके यहाँ आ गया। बात सुना ना। अब यहाँ पर वाटर अगर जुड़ता है तो पहले ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा किसी एक ऑर्बिटल को, बैकेंड पे डोनेट करने के लिए चांस बन जाएगा। तो जब वाटर डोनेट करेगा तो यहाँ से 2 Cl टूटेंगे। क्या करेंगे? 2 Cl। और जब ये 2 Cl टूटेंगे तो यहाँ का ये जो 2H है ये निकल जाएगा। तो बचेगा क्या? तो जैसे PCl5 था, वाटर से रिएक्ट कराए तो ये हो जाएगा PO, यहाँ पर Cl यहाँ पर क्या हो जाएगा? Cl, मतलब 2 Cl गया। अब यहाँ पर फिर वाटर से जब रिएक्ट कराओगे तो ये HCl ऐसे करके निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा? POOH। क्या बन जाएगा भैया? POOH। ठीक है, तो H3PO4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? H3PO4 बन जाएगा। तो यहां पर हमारे क्या बनेगा भी, इससे मतलब नहीं रखना है, पहले हाइड्रोलिसिस होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो अगर बैकेंट डी ऑर्बिटल है तो हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। तब भी 2 पॉसिबिलिटी बनती है कि ना हो। ठीक है, एक तो हिंड्रेंस ज्यादा हो या बॉन्ड एनर्जी ज्यादा हो। अगर हिंड्रेंस ज्यादा होगा या बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी तब हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, भले बैकेंड डी ऑर्बिटल है। ठीक है, यहां पर ध्यान दो, रिव्यू करें इसको। AsICl4 यहां पर ध्यान दो। अब ये क्यों नहीं हुआ? डी ऑर्बिटल एब्सेंट है। डी ऑर्बिटल क्या है? एब्सेंट है। और यहां पर एक Cl निकलेगा तो एक OH आ जाएगा, चारों Cl निकल जाएंगे, 4 OH आ जाएगा। और एक कार्बन या उसके फैमिली में 2 OH एक साथ नहीं रहते तो 4 OH हो जाएंगे, 4 OH हो जाएंगे ऐसे। तो ये 4 OH में क्या होगा? ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। जैसे H2O निकल गया, इधर से H2O निकल गया, तो क्या बच गया? SO2। तो कार्बन और सिलिकॉन पर भी 2 ऑक्सीजन 2 OH एक साथ नहीं रहेंगे तो 4 हैं, तो वाटर निकल जाएंगे अगर हैं तो। ठीक है, यहाँ पर डी ऑर्बिटल नहीं था इसलिए हाइड्रोलिसिस नहीं हुई। यहाँ पर PCl5 अभी भी आपने देखा, यहाँ पर क्या लिखा? वाटर। यहाँ पर क्या बन गया? H3PO4। यहाँ पर PF5 वाटर, नो हाइड्रोलिसिस। क्यों भैया? यहां पर क्यों हाइड्रोलिसिस नहीं हुई? तो पहले PF बॉन्ड है ना, और बाद में जब ये जुड़ेगा तो PO बॉन्ड बनेगा। यहां पर क्या बनेगा? PO बॉन्ड। तो PF बॉन्ड PO बॉन्ड से क्या है? ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो एज बॉन्ड एनर्जी ऑफ PF बॉन्ड मोर देन PO बॉन्ड। यहां पर भैया SF4 वाटर के साथ हाइड्रोलाइज हो जाएगा, SF6 नहीं होगा। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? मोर हिंड्रेंस। तो मोस्टली हो जाते हैं बस यही SF2, SF6 और PF6 के बारे में पूछता है, इसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती। ठीक है, तो पी ब्लॉक की जनरल प्रॉपर्टी पढ़ा दिए हैं।
थोड़ा आप उससे देख लीजिएगा क्या एनसीईआरटी से, वो पढ़ाने का मौका नहीं मिलेगा, बड़ा क्लियर बता दे रहे हैं, ठीक बेटा। आप उसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा। उसके जो जनरल प्रॉपर्टी पूछेगा, तो जनरल प्रॉपर्टी में देखिए क्या क्या पूछ सकता है। एक तो हाइड्रोलिसिस, आज भी बता दिया, केमिकल बॉन्ड भी पढ़ाया था। एसिड के बारे में, सल्फर का एसिड और फास्फोरस का एसिड, दोनों केमिकल बॉन्ड में पढ़ा चुके हैं, दोनों केमिकल बॉन्ड में। उसके बाद इनर्ट पेयर इफेक्ट केमिकल बॉन्ड में पढ़ा चुके हैं। जो थोड़ा बहुत छूटा वो था वो यहाँ पढ़ा दिए हैं। तो जनरल प्रॉपर्टी पूछेगा, उसको आप पढ़ लीजिएगा। डी ब्लॉक अभी हम पढ़ा दे रहे हैं, जनरल प्रॉपर्टी पढ़ा दे रहे हैं। उसके बाद उसमें दो कंपाउंड आएंगे, KMnO4 K2Cr2O7। एक दो लेक्चर में एक ही साथ हम बता देंगे कि आप कैसे एक साथ दोनों की प्रॉपर्टी याद रखेंगे, बात सुने ना। तो डी ब्लॉक की जनरल प्रॉपर्टी यहाँ चर्चा हो जा रही है। यहाँ पर हो डालेंगे डी ब्लॉक। डी ब्लॉक लास्ट आर डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन। इंटर इन डी सबसेल ऑफ, बोलो बेटा, पेनाल्टी रेट सेल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन N-1D 1 to 10, NS 1 to 2, एक्सेप्ट प्लेडियम 46। कितना भैया? क्रिप्टन 36, बोलना बेटा। 4D10 5S0। एलिमेंट फ्रॉम ग्रुप नंबर 13 to 15, सॉरी 13 to, गलत बोल रहे हैं, 3 to 12, 3 to 12। आर इन पी ब्लॉक, आर इन 3 to 12, आर इन पी ब्लॉक, डी ब्लॉक। ऑल आर मेटल, डी ब्लॉक में 40 एलिमेंट हैं, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट 4 कम कर देंगे, 36 कर देंगे। देखिए डी ब्लॉक के एलिमेंट कितने हैं? 40, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट 36। लास्ट वाले जो एलिमेंट हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं माने जाएंगे। क्यों नहीं माने जाएंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट की डिफिनेशन होती है कि या तो अपने एलिमेंटल स्टेट में या किसी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में वैकेंट, मतलब डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट हो, तो लास्ट वाले में दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं होती, ठीक है। तो जिंक हो गया, कैडमियम, मरकरी, अगर पूछा जाए कि ट्रांजिशन एलिमेंट है, आप कहेंगे नहीं है, ठीक है। तो इतना है। ट्रांजिशन एलिमेंट कितने हैं बेटा? यहां पर 36, यहां पर ये क्या, मरकरी, जिंक, कैडमियम, और लास्ट में क्या था? यू क्या था? बी, नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। एच, बोलो, डी सबसेल is not incomplete in any oxidation state, stable oxidation state
are in elemental state. तो ऑक्सीडेशन स्टेट या एलिमेंटल स्टेट, किसी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में या एलिमेंटल स्टेट में इनका जो डी सबसेल है वो वैकेंट मतलब इनकम्प्लीट नहीं होता। ठीक है, ऊपर कर रिमूव करने का लिख लेना, फिर रिमूव करें। चले आ भैया, रिमूव कर दें। थोड़ी जल्दी करो। लिख लीजिए मरकरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, लिक्विड मेटल एट रूम टेम्परेचर। नोट करके टोटल 5 लिक्विड एलिमेंट in periodic table, but at room temperature only 2। तो रूम टेम्परेचर पर अगर कह दिया जाए तो केवल 2, कौन कौन से, ब्रोमीन और मरकरी। और जनरल पूछ रहा है ऐसे कितने एलिमेंट हैं, तो 30 डिग्री सेल्सियस बहुत ज्यादा तो है नहीं भाई, रूम टेम्परेचर कितना मानते हैं 25, और 30 बहुत ज्यादा तो है नहीं, तो फिर 5 मानेंगे। तो नॉर्मली अगर कहा जाए तो 5 और रूम टेम्परेचर जोड़ दिया जाए तो 2। तो आगे अगला पॉइंट जो भी है, डी ब्लॉक एलिमेंट स्मॉल डी, एलिमेंट हैज टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स due to having पहला स्मॉलर साइज, हाई चार्ज डेंसिटी, presence of vacant d orbital। ध्यान रखिए बेटा, इधर ध्यान देना, रटना नहीं है, समझना है थोड़ा सा। ये 3 कंडीशन अगर किसी भी एलिमेंट के साथ होगी तो कॉम्प्लेक्स बनाएगा। कोई भी एलिमेंट अगर 3 कंडीशन फुलफिल करता है तो कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अच्छा, वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। वैकेंट क्या होना चाहिए, डी ऑर्बिटल। भाई देखो, ये वैसे ये कॉम्प्लेक्स सपोज करो, ये कॉम्प्लेक्स सपोज क्या करो भाई है, तो यहां पर आपको कॉम्प्लेक्स पढ़ाएंगे तो डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है। ये -2 है। तो अब यहां पर क्या है, इसको कहते हैं लिगेंड, क्या कहेंगे, लिगेंड, और इसको कहते हैं सेंट्रल एटम। तो ये जो लिगेंड होता है अपना लोन पेयर सेंट्रल एटम को डोनेट करता है। तो अब अगर सेंट्रल ये CuCN है, ठीक है, तो यहां पर अगर ये सेंट्रल एटम डोनेट करता, अच्छा ये एक विशेष कॉम्प्लेक्स है, गलती से मैंने लिख दिया तो सुधार लो गलती, ठीक है। इस विशेष कॉम्प्लेक्स में कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा, बाकी सभी में कॉपर +2 स्टेट बनाता है, ठीक है। तो +1 तब आएगा जब यहां पर -3 होगा, खैर बाद में चर्चा हो जाएगी। तो ये सेंट्रल एटम लोन पेयर रिसीव करेगा और लिगेंड लोन पेयर क्या करेगा, डोनेट। तो आपने किसी को कोई चीज दिया, डोनेट किया और उठा के फेंक दे, या जैसे दे रहे हो मना कर दे, तुरंत हमें नहीं चाहिए, तो फिर दोगे भाई। आप तब दोगे जब आपको लगेगा कि हाँ वो हम जो दे रहे हैं
रख लेगा, उसके पास है रखने की जगह, तभी दोगे ना। तो अब आप ये तो कह के नहीं दोगे ना कि हम दे रहे हैं तो इसको विशेष यहीं पे रखना है, ऐसा कह के दोगे? आपको बस लग रहा है कि हमने जो चीज दिया उसका सम्मान किया गया, रखा गया कहीं सुरक्षित है, ये तो नहीं कहोगे कि हम दे रहे हैं तो यहीं पे रखना, नहीं कहोगे ना। सेम वही चीज है। तो ये लिगेंड अपना लोन पेड़ देगा तो ये कहेगा कि नहीं यही इसी आर्बिट्रल में रखोगे तभी देंगे, ये तो नहीं कहेगा ना हम दिए आप रख लिए। अब वो उसके पास डी आर्बिट्रल नहीं वैकेंट था, पी आर्बिट्रल वैकेंट था, पी में रख लिया, ठीक, कोई बात नहीं, ठीक है। तो जनरली डी मतलब डी ब्लॉक के एलिमेंट ही कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, डी आर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाता है तो एक इनडायरेक्टली हो गया है कि डी मतलब डी आर्बिटल वैकेंट होना चाहिए, जरूर नहीं डी आर्बिटल हो, पी वैकेंट हो। बिस्मथ सॉरी बेरिलियम मैग्नीशियम ये सब पी ब्लॉक में बनाते हैं, बोरान पी ब्लॉक में बनाता है, मतलब पी आर्बिटल खाली रहता है इसका, ठीक है। ये जिंक आपका क्या बात चल रही है, हाँ जिंक, जिंक के पास भी डी आर्बिटल वैकेंट नहीं होता, वो भी पी में बनाता है, ठीक है। तो ये रहेगा। तो अगर ये तीन में से कोई भी कंडीशन है, अच्छा इनके पास मतलब ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी रखते हैं, क्यों रखते हैं भैया? डी आर मतलब आर्बिटल इनकम्प्लीट होता है, लिख लेंगे हैज कैटालिटिक प्रॉपर्टी due to having unpaired electron, unpaired electron in vacant in the orbital, ये भी टेक्स्ट बंद कर लेना। इन दी ऑर्बिटल। अब जैसे यहां पर ध्यान दो, यहां पर वेजिटेबल ऑयल लेते हैं, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर निकल, ये आर्टिफिशियल घी कह सकते हो, और डालडा। ये पूछा जाता है वेजिटेबल ऑयल के हाइड्रोजिनेशन के लिए कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं, तो क्या यूज करेंगे? निकल। यहां पर अमोनिया गैस बनाते हो, क्या लेते हो भैया? आयरन। हैबर प्रोसेस में ये अमोनिया गैस है, हैबर प्रोसेस, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड की क्रिया कराते हैं किससे? O2 से। यहां पर क्या बनाते हो? SO3, फिर वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाते था? H2SO4, ठीक है। यहां पर आपका जो कैटलिस्ट है ये क्या है? प्लेटिनम है, या फिर V2O5 है, या फिर NO है, ठीक है। ये प्लेटिनम कब होगा? चैम्बर और कांटेक्ट प्रोसेस होता है, NO चैम्बर प्रोसेस में, और प्लेटिनम कहां पर रहेगा? कांटेक्ट प्रोसेस में। यहां पर ये अमोनिया, ये ऑक्सीजन, अमोनिया नहीं नाइट्रोजन है, यहां पर प्लेटिनम लेते हैं, ये NO, ऑस्टवाल्ड प्रोसेस, बोलो HNO3 प्रिपरेशन। तो ये मतलब कैटलिस्ट की तरह यूज किए जाते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट। क्यों यूज किए जाते हैं भैया? क्यों यूज किए जाते हैं? क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। आगे चलें।
रिमूव करना है इसको। रिप्रेजेंट वेरिएबल वैलेंसी and oxidation number as n minus 1 d electron also take part in bond formation. ध्यान देना बेटा, इधर ध्यान दो। n minus 1d 1 to 10 NS 1 to 2 होता है ना, ये 2 है, 12 नहीं है। ध्यान देना बेटा, जनरली ये NS इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो अगर ये निकला तो ज्यादातर केस में एक आध मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है, किसी एक में एक होता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इसलिए कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर इनका क्या हो जाता है, +2। कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, +2 भी लिखा देते हैं, ठीक है। लेकिन ये n-1d इलेक्ट्रॉन भी भाग ले लेते हैं। तो अगर आपसे कहा है कि मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करते समय किस इलेक्ट्रॉन का यूज करता है, NS इलेक्ट्रॉन, n-1d इलेक्ट्रॉन, बोथ, तो आप क्या कहेंगे, बोथ, दोनों का यूज करता है। यहां पर आल्सो का आ गया ना, मतलब अब यही लिखाने का मतलब ये नहीं कि यही भाग ले रहा है, ये भी भाग ले रहा है, तो ये भी भाग ले रहा है, इसका मतलब कोई और भाग ले रहा होगा, तो ये पूरा भाग लेता है। बात समझे ना। तो अब यहां से अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकला और यहां से एक भी निकल गया तो 3, 2 निकला, 2 निकल गया तो 4, 2 निकला, 3 निकल गया तो 5। यहां पर कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर बेटा कितना, +2। यहां पर एक्सेप्शन है थर्ड ग्रुप, स्कैंडियम, एट्रियम, लैंथनम और क्रोमियम, इनका कॉमन जो ऑक्सीडेशन नंबर है +3 है। तो चलो ये पूरा नहीं हो पाया है, तो कल इसको हम और थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। अरे इसको